इस लेक्चर में हम लोग कंप्लायंस के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल अकाउंटेबिलिटी और इको लेबलिंग। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो हम इसकी वजह समझते हैं कि ज़रूरी क्यों है। देखिए, किसी भी तरह की कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट से जब रॉ मटेरियल मिलेगा तो उससे एनवायरनमेंट पे कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। अब जब हम प्रोसेस करते हैं उस रॉ मटेरियल के ऊपर, तो उस प्रोसेस के नतीजे में भी डिफरेंट तरह की पॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट हो सकती हैं एनवायरनमेंट पे, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। इसी तरह से जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और वो कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर भी उसे यूज़ करने के बाद डिस्पोज ऑफ करता है, तो उस तरह से वो प्रोडक्ट भी इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट लाजमी छोड़ेगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं और इन्वायरमेंट आगे आने वालों के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए उसे मैनेज करना ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत गौर से समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से हैं। उन इश्यूज़ को बेसिकली हम इम्पैक्ट्स भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत बड़े बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं आजकल। एयर पॉल्यूशन हो गई, लैंड पॉल्यूशन हो गई, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गई, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े बड़े मसाइल हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब उन इश्यूज़ की कॉजेज़ क्या होती हैं, उन कॉजेज़ को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? एस्पेक्ट कह रहे होते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट तरह की चीज़ें, पॉपुलेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, हर कोई ज़िम्मेदार है। पर्टिकुलरली हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो उसकी कॉजेज़ के जो एस्पेक्ट होंगे हमने इंडस्ट्री में वो ढूंढने होंगे, ताकि हम ईएमएस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे कि एक कंपनी से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, जो एफ्लुएंट निकल रहा है, वो एक तरह का एस्पेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वीविंग का जो डिपार्टमेंट होता है टेक्सटाइल में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होता है, नॉइज़ क्रिएट हो रही होती है, तो वो एक तरह का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन है। इसी तरीके से हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फ्यूम्स क्रिएट हो रही हैं। टेक्सटाइल में बॉयलर्स की स्टीम के लिए बड़ी ज़रूरत पड़ रही होती है, तो वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे फ्यूल कंज्यूम होने की वजह से गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉजेज़ में आ जाएंगी, एस्पेक्ट्स में आ जाएंगी। अब उन एस्पेक्ट्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमने ढूंढने होते हैं कि उस एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए उसके कौन से पैरामीटर को हम लोग मेजर करें। उन पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, उन पैरामीटर्स को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम वेस्ट वाटर की बात करें, बहुत सारे उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। वाटर की पीएच हो गई, उसका टेम्परेचर हो गया, उसका कलर हो गया, उसकी टर्बिडिटी हो गई। इसी तरीके से उसके बीओडी, उसके सीओडी, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारे पैरामीटर्स हम लोग पता करेंगे तो इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हमने फाइंड करने हैं, देन फिर हम इसके सॉल्यूशन और इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे। तो ये मैंने आपको इन तमाम चीज़ों का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बताया। अब इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करता है ताकि वो उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करे, अपनी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करे। ऑब्वियस सी बात है, एक मटेरियल अगर मैं रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, उसमें से अच्छा खासा वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं है। मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के चक्कर में एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे रॉ मटेरियल कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी वेस्टेज कम से कम करनी है, ताकि एक तरीके से मेरा प्रोसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह के सिस्टम वगैरह को हमने इस्टेब्लिश करना है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं। ठीक है, इसकी वजह से दूसरा फ़ायदा हमारा ये होगा कि एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो सकती है अगर हम इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन बेनिफिट्स को भी समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? बेसिकली अगर मेरे पास वेस्टेजेस इतनी नहीं हो रही होंगी तो क्या होगा कि कम कॉस्ट में मेरा काम हो जाएगा। वेस्टेज नहीं होगी तो कॉस्ट मिनिमाइज होगी, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, वेस्टेज भी रिड्यूस होगा। वेस्टेज रिड्यूस होने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एक तरह से कम हो गया।
कम रिसोर्स चाहिए होगी, अगर मेरा वेस्ट कम हो रहा है तो कम रिसोर्स कंजम्पशन होगी। जैसे वुड अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो वुड ज़्यादा लेनी पड़ रही थी, अगर मेरा कम वुड के अंदर काम हो गया तो डिफॉरेस्ट्रेशन पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से ही आती हैं डिफरेंट तरह की रिसोर्सेज, इस चीज़ को भी हमने समझना है। जब इस तरह की इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे कंपनी में, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं कर रहा, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये ट्रेंड हमें अच्छी तरह की नई नई किस्म की मार्केट्स का एक्सपोजर भी दे देता है। क्योंकि यूरोपियन बायर्स, जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, ज़्यादातर वो प्रेफर कर रहे होते हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना जो कि इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। ठीक है, तो हमें न्यू मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। अब नई इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, उससे एक और फ़ायदा होगा कि हमारी कंट्री के ट्रेड बैरियर्स भी कम होंगे। हमें जब डिफरेंट तरह की एक्सपोर्ट्स के अंदर पार्ट मिल रहा होगा तो उससे हमारे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स मिलेंगे, हमारी कंपनी के शेयर्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इतना सब कंट्रोल करने के लिए हमें अपने प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा, तो हमारा प्रोसेस पे कंट्रोल एक तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी बेटर रहेगी क्योंकि हमारा प्रोसेस पे कंट्रोल बढ़ गया, और लेवल ऑफ सेफ्टी भी बढ़ जाएगा क्योंकि हम इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना चाह रहे। प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा हमने माइक्रो मैनेजमेंट की हुई है, बहुत ज़्यादा उसे गौर से देख रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा प्रोसेस की जो सेफ्टी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेवल ऑफ सेफ्टी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किस तरह से करें उसके बारे में हमें कौन बताएगा? ISO 14000 बताएगा। अब ISO 14000 क्या होता है इसको समझते हैं। ISO 14000 बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो कि EMS से रिलेटेड है। इसके अंदर डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि EMS की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सिखा रहे होते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी EMS से रिलेटेड। ISO 14000 में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एवेल्युएट करने के लिए हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स इस तरह के हैं जो कि प्रोडक्ट को एवेल्युएट करने के लिए, जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को एवेल्युएट करने से रिलेटेड है वो उसके प्रोसेस के बारे में होंगे, और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह इन सारी चीज़ों को केटर कर रहे होंगे। इसमें समझते हैं हमारे पास सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल एवेल्युएशन स्टैंडर्ड कौन सा है? वो EMS है। EMS के अंदर हमारे पास कौन सा होता है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड है वो है 14001, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की स्पेसिफिकेशन बताता है कि हमें ये इम्प्लीमेंट करना कैसे है। ठीक है, उसके बाद फिर जाहिर है अब हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है तो उसको चेक करने के लिए हमारे बायर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट करवा सकते हैं। तो वो ऑडिटर किस तरीके से ऑडिट करेगा, उस ऑडिट के इन्वायरमेंटल ऑडिट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे? अब जाहिर है हमने भी एक काम किया तो इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं उस काम की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, तो इंटरनल ऑडिट्स भी ज़रूरी हैं। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट करने के लिए क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ऑडिट का प्रोसीजर किस तरह का होगा, और ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स हैं। ISO 14010 जो है जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है, 14011 जो है वो ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है, 14012 जो है ऑडिटर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। वहीं अगर मैं आगे की बात करूं, ऑडिट करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन चेक करनी होती है कि हमारी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन किस तरह की है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट मेजरिंग पैरामीटर्स और टेक्निक्स इस वाले स्टैंडर्ड में बताई होती हैं। ISO 14031 के अंदर डिफरेंट गाइडलाइंस दी हुई होती हैं, हमें मेजरिंग टूल्स दिए होते हैं, टेक्निक्स दी हुई होती हैं जिसके थ्रू हम ये प्रोसेस चेक कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। वहीं पर अगर हम आए प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं हमारे पास? 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ज़रा गौर से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल की असेसमेंट करनी है हमें। LCA मतलब लाइफ साइकिल असेसमेंट। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी?
उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से लेकर उसको डिस्पोज करने तक की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। डिज़ाइन करेंगे, उसको फिर प्रोड्यूस करेंगे, प्रोसीजर्स वगैरह उसके सारे इंक्लूड हो जाएंगे, फिर उसे बल्क में प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल आउट करेंगे, कस्टमर उसे यूज़ करके जब डिस्पोज करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, क्योंकि वो सारे के सारे प्रोसेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें एक तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए प्रिंसिपल फ्रेमवर्क क्या होता है ये कौन बताएगा हमें? ISO 14040। और उसके अंदर हमारे गोल्स और डेफिनेशंस क्या होंगे, डिफरेंट टर्म्स, इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ISO 14001 होता है। अब उसका जो प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है उसे असेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है? ISO 14042, जो कि उसी चीज़ को और इलेबोरेट करेगा। और फर्दर इसको समझने के लिए उसकी इम्प्रूवमेंट जो हमने की है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उस इम्प्रूवमेंट को असेस करने के लिए हमें कौन बताएगा? 14,043 बताएगा ये स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये दूसरे स्टैंडर्ड जो हैं आगे के, वो प्रीवियस वाले को और ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वहीं पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। इन EL बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? इको लेबलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने कोई प्रोडक्ट इस तरीके का बनाया है जिसको हमने रिसाइकिल किया है, तो कौन सी चीज़ उसे स्पेसिफाई करेगी? उसकी लेबलिंग स्पेसिफाई करेगी। कई दफ़ा आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ होता है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? रिसाइकलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें अगर 2 लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट 2 दफ़ा रिसाइकिल हुआ हुआ, 3 लिखा है तो इसका मतलब वो 3 दफ़ा रिसाइकिल हुआ हुआ। ठीक है, तो इको लेबलिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके बारे में 14020 बताता है हमें। उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होती है? जाहिर है हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि 2 दफ़ा उसकी रिसाइकलिंग हुई है, तो उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम अगर किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दें तो दुनिया उसे नहीं मानेगी, तो उसके लिए टेस्टिंग और उसकी वेरिफिकेशन करनी ज़रूरी है, जो कि ये स्टैंडर्ड बताएगा हमें। थर्ड पार्टी उसकी टेस्टिंग के लिए कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, ये हमें कौन बताएगा? 14024 बताएगा। और कौन कौन से सिंबल्स से हम उसे लेबल कर सकते हैं, उन सिंबल्स की इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? 14022 दे रहा होगा। इसमें सारे के सारे सिंबल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी जो कि हम इको लेबलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की तरफ। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, उसकी स्पेसिफिकेशन समझने के लिए हमें कौन सी चीज़ बता रही होगी? हमारे पास एक गाइड होती है जिसको हम कहते हैं गाइड 64 EAPS गाइड। ठीक है, ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड गाइड करेगी जो कि प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, अब इस पार्ट के अंदर हम लोग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में समझेंगे। ISO 14000 की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है। ज़ाहिर है जब भी हम EMS इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, ये कोई डेस्टिनी नहीं है, ये एक सफ़र है जिसके अंदर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहने के लिए एक तरह से कमिट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें ये भी कमिटमेंट करनी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि हम हर तरह के एनवायरमेंटल लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। फिर हमारे पास क्या है कि कितनी भी बड़े से बड़ी या छोटी से छोटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो या स्कोप हो, हमने उसके ऊपर ये EMS इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, उसके ऊपर एप्लीकेबल करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, हमें ऐसा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को अचीव करवा सके, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स या टारगेट्स को, जो कि बेसिकली क्या है? पॉल्यूशन को एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट करने की इसे कोशिश करनी है, और सिर्फ इम्प्लीमेंट करके छोड़ नहीं देना है बल्कि उसे मेंटेन भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है अपने लोगों को कि ये चीज़ इन तमाम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का ख्याल रखें, ताकि इस तरह के जो हमारे पास इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारी पूरी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना आसान हो सके। ठीक है, इसी तरीके से हमें सिर्फ ये कंपनी के अंदर ही इम्प्लीमेंट नहीं करना बल्कि इसे पब्लिक में भी एक तरीके से अवेलेबल कराना है, ताकि ये ट्रेंड बन सके। सिर्फ हम नहीं बल्कि और दूसरे लोग भी इस चीज़ को
करें, ताकि इस चीज़ के ऊपर काम हो सके और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव हो सके। अब मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बताई थी कि ISO 14000 में से इन्वायरमेंटल सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो है 14001। उसके टोटल 18 एलिमेंट्स हैं जिसको हम 16 क्लॉज के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं जो कि एक कंपनी को ही मिल रही होती हैं, क्योंकि उन्हें ये स्टैंडर्ड बाय करना होता है, वो डॉक्यूमेंट बाय करना होता है, तभी उन्हें समझ में आती हैं चीज़ें, उसके अंदर सारी डिटेल्स मिल रही होती हैं। तो अब 6 क्लॉजेस के अंदर क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई हैं उसको ज़रा गौर से समझते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें जनरल रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती हैं। वो क्या होती हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है एनवायरमेंटल पॉलिसी। इन सारी पॉलिसीज़ के ऊपर हमने अमल करना होता है। फिर हमने प्लानिंग करनी है इन सारी चीज़ों के ऊपर। प्लान करेंगे तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है अपने ऑपरेशंस के ऊपर, सारी के सारी चीज़ें। उसके बाद फिर उन्हें चेक करना है, चेक करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कोई इशू है या नहीं। अगर कोई इशू है तो हम फिर उसके ऊपर करेक्टिव मेजर ले सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें करेंगे, हम बार बार इसके ऊपर ये प्रोसेस करेंगे, चेकिंग वगैरह का, ऑडिट वगैरह कराते रहेंगे, तो फिर हम वो चीज़ें अपनी मैनेजमेंट से भी शेयर करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मशवरे मिल सकें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हम उस प्रोसेस में, एक कंप्लायंस का बंदा तो सब कुछ नहीं कर सकता ना, जो वो प्रोसेस खुद कर रहे हैं लोग, वो ज़्यादा बेहतर मशवरे दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैनेजमेंट का रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये साइकिल यूज़ करना होता है, PDCA। PDCA क्या होता है? बेसिकली प्लान, डू, चेक और एक्ट। ये चीज़ें हमने कंटिन्यूसली रिपीट करनी होती हैं ताकि इम्प्रूवमेंट बार बार होती रहे। हमने ये सारी चीज़ें प्लान करनी है, फिर करनी है, फिर चेक करनी है, उसके बाद फिर उनके ऊपर एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें हमने रिपीटेडली करनी होती हैं, तो PDCA साइकिल हमने करना होगा। अब प्लान क्या क्या चीज़ें करेंगे इसको ज़रा गौर से समझते हैं। हमारे पास प्लान करने के लिए क्या चीज़ें हैं, समझे। सबसे पहली चीज़ तो हमने अपना स्कोप डिफ़ाइन करना है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हमारे स्कोप से नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कोप की बेसिस पर ही वो कंपनी बनी हुई है। उसको कौन से प्रोसेस के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, प्रोसेस डिफ़ाइन करना है हमें। उस प्रोसेस के अंदर किस तरह के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उसके लिए हमें डाटा गैदर करना पड़ेगा। वो डाटा कौन लोग गैदर करेंगे? हमने पीपल असेंबल करने होंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब ज़ाहिर है कंप्लायंस का बंदा जाके हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ के अंदर नहीं घुस सकता। जो डाइंग का डिपार्टमेंट है वो डाइंग से रिलेटेड चीज़ों का डाटा ले सकता है। जो प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट है वो प्रिंटिंग का डाटा, उसको एक्सेस करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो असेंबल कर रहे होते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब वो डाटा गैदर हो जाएगा, डिफरेंट पीपल हमने असाइन कर लिए, तब हमारे सामने वो सारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स आ सकेंगे। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जब तक हमें नहीं पता चलेगा, जब तक हम उसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर के अंदर किस तरह के इश्यूज़ हैं, उस वेस्ट वाटर की वजह से क्या इम्पैक्ट है, हम सारे की सारी कंपनी के एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका इम्पैक्ट देखेंगे कि इन्वायरमेंट पे उनका इम्पैक्ट है या नहीं है, और अगर है तो उस इम्पैक्ट को इवेल्युएट करेंगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा उसको पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को अचीव करने के करीब पहुंच सकें। अब उस इम्पैक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर पता होने चाहिए। अब जाहिर है वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर ख़त्म तो नहीं कर सकते ना हम कंपनी से, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर कौन से मसले हैं, उसका जो pH है उसका इशू आ रहा है, टेम्परेचर का इशू आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक तरह से उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो पैरामीटर हमने चेक करने होंगे जिसकी बेसिस पे हम वो मेजर कर सकेंगे। ठीक है, अब वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हमने ढूंढे हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हमने एक रिपोर्ट बनानी होगी, उसके अंदर लिखना होगा। और ये चीज़ सिर्फ एक दफ़ा नहीं, बार बार पीरियोडिकली होती रहेगी, रिपोर्ट बनती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, ताकि हम उस चीज़ के इम्पैक्ट को स्टडी कर सकें। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं समझते हैं। असल में जो चीज़ है जो हमने इम्प्रूव करनी है वो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, पानी की टर्बिडिटी हो गई, उसका कलर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज कर रही होंगी। अब क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें पता चलेंगी, लीगल रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंटल लॉज से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफरेंट टॉलरेंस दी हुई होती है कि भाई
इतना टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है, इतने पीएच रेंज आपके एफ्लुएंट की एक्सेप्टेबल है, तो वो चीज़ें हमने चेक करनी होंगी उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से। कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिहाज से अलग अलग इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन भी हो सकती हैं। तो जिसको भी हम फॉलो करना चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरना है हमें, ठीक है। तो उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए उसे हमने अपना मेन ऑब्जेक्टिव बना लेना है, और उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम एक टाइम सेट करते हैं जो कि हमारा टारगेट होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर हमने ये टारगेट अचीव करना है। हम लोग अकेले ज़ाहिर है कंप्लायंस का बंदा खुद से जाके डाइंग के अंदर ये टारगेट अचीव नहीं कर सकता है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए डाइंग वालों की भी मदद चाहिए होगी। बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंटिंग के अंदर कोई टारगेट अचीव करने के लिए हमें प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के लोगों की ही मदद चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या चलाना होगा, ईएमपी चलाना होगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम, पूरी कंपनी के अंदर, ताकि हम सारे डिपार्टमेंट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकें और उनसे काम ले सकें। ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में इंक्लूडेड होंगी। प्लान कर लिया, अब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको समझते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने सबसे पहली चीज़ क्या बनानी होगी, स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी होगी। स्ट्रक्चर बनाना होगा कि किस तरीके से हमने काम करना है एग्जीक्यूट। उसके लिए सबसे पहले हम रोल्स डिफ़ाइन करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्या रोल है। वहाँ पर जो उसके डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं उनको रोल्स दे देंगे। अब उस रोल को वो डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटेंगे, डिफरेंट। अब ज़ाहिर है डिपार्टमेंट के अंदर डाइंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो मशीन पे, हर मशीन पे जाके खुद से कोई पैरामीटर सेट नहीं कर सकता। मशीन्स ऑपरेट कौन कर रहा होगा, मशीन ऑपरेटर्स। उसके अंदर केमिकल्स की डोजिंग कौन कर रहा होगा, लेबर्स कर रहे होंगे। तो हर बंदे की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी, डिफरेंट लोगों के पास अथॉरिटी होगी। अब जाहिर है अथॉरिटी लेबर के पास नहीं है, अथॉरिटी किसके पास है, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेबर की है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अश्योर करने के लिए अथॉरिटी किसी बंदे को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने जब डिफ़ाइन कर दी हैं तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करना और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि इन दी एंड कोई बंदा अपनी बात से मुकर ना जाए और इस चीज़ के ऊपर एक तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूव हो कि भाई ये तुम्हारा मसला है, ठीक है। और उन चीज़ों को फिर प्रॉपर लोगों को कम्युनिकेट भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी हो गई, डिफाइंड भी हो गई, लेकिन बंदे को पता ही नहीं है कि उसने काम करना क्या है। तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे ताकि हम लोगों का कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ा सकें, उन्हें इस काबिल कर सकें कि हम उनसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम अचीव करवाने में कामयाब हो पाएँ, ठीक है। तो अब हमने इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उन डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी कहाँ होनी चाहिए इससे भी फ़र्क पड़ता है। सपोज़ हमारे पास डाइंग डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आ रही है, लेकिन वो एफ्लुएंट वाले बंदे के पास आ रही है जो एफ्लुएंट को साफ़ करेगा, तो वहाँ पर तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना। उसकी रिपोर्ट सबसे पहले जो अवेलेबल होनी चाहिए डाइंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो खुद देख सके कि उसके डिपार्टमेंट में मसला क्या आ रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, उसके लिहाज से ज़रूरी है या नहीं, इररेलेवेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर उस ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर डॉक्यूमेंट कंट्रोल नहीं होगा तो ऑपरेशन को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक और चीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी, जो कि क्या है हमारे पास, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। कोई इमरजेंसी केस हमारे पास आ जाता है, सपोज़ हमारे पास बॉयलर लीक हो रहा है, तो इस तरह की इमरजेंसी के अंदर हम प्रिपेयर हैं या नहीं, या कंपनी में सपोज़ आग लगने के खदशात हैं सिंजिंग के प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पर उसके लिए प्रिपेयर हैं हम लोग या नहीं। और अगर ये केस होता है तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो उन सारी तमाम चीज़ों के लिए हमने इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए भी तैयारी करनी होगी कि इन केस इमरजेंसी आएगी तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम आ जाते हैं चेक की तरफ। चेकिंग कैसे करेंगे, उसकी मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, तो उसकी टेक्निक्स भी हमें बताई हुई होती हैं इसके अंदर। मेजर करेंगे और बार बार उसे मेजर करेंगे पीरियोडिकली, ताकि हम उसे मॉनिटर कर सकें। इन केस अगर वो टॉलरेंस से, रिक्वायरमेंट से बाहर जा रहा है तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, नॉन कन्फर्मिटी कहलाएगी। ये नॉन कन्फर्मिटी दूर करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, चेकिंग करने के बाद उसके लिहाज से
एक्ट करेंगे इन केस अगर नॉन कन्फर्मिटी आ रही है, तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ऑडिट्स अगर होते हैं तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए एक एज अ प्रूफ। दूसरी चीज़, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो हमें यहाँ पर रुक नहीं जाना है, बल्कि पीडीए का साइकिल पूरा रिपीट होना चाहिए बार बार। ठीक है, तो उसको रिपीट करने के लिए, बार बार अच्छे तरीके से उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें मैनेजमेंट का रिव्यू लेना ज़रूरी है, ताकि हम प्रोसेस को और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करा सकें, ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इस प्रोसेस में हो सके। अब देखें, इको लेबलिंग हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की होती है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है कि प्रोडक्ट हमारा सस्टेनेबल है या नहीं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं, वो हार्मफुल प्रोडक्ट तो नहीं है हमारी स्किन के लिए, इन्वायरमेंट पर उसका किस तरह का इम्पैक्ट है, या फिर वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट तरह की लेबलिंग से शो की जा रही होती हैं, जिसमें से ओकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 उनमें से एक एग्जाम्पल है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर, चाहे उसका रॉ मटेरियल हो, प्रोसेसिंग के दौरान हो, या फिर फिनिशिंग के दौरान, किसी भी तरह के हार्मफुल मटेरियल के, हार्मफुल केमिकल के ट्रेसेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि उन ट्रेसेस की वजह से क्या हो सकता है, कस्टमर को नुकसान हो सकता है। इवन उसके ऊपर कोई ऑक्सिलरीज यूज़ हुई हैं तो उसकी भी टेस्टिंग होना ज़रूरी है, ताकि ये चेक हो सके कि उसके अंदर किसी तरह के हार्मफुल मटेरियल्स, हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं। याद रखिएगा कि अगर हम बहुत सारे प्रोसेसेस आउटसोर्स करवा रहे हैं तो हमें कई दफ़ा टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। हम वेंडर से भी बोलेंगे हमें टेस्टिंग करके दो, खुद बनाने के बाद भी टेस्टिंग करेंगे, कई दफ़ा डबल डबल टाइम्स टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से टेस्टिंग कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होगी। वहीं पर अगर हम ओकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ायदा क्या होगा हमारा, कि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद से सारी के सारे प्रोसेसेस को, हर रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को और उसकी ऑक्सिलरीज को खुद से टेस्ट करेगी। मल्टीपल टाइम्स उसकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टिंग, डबल टेस्टिंग की हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ऑल स्टेप्स के अंदर, तमाम प्रोसेस के अंदर डिफरेंट चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है, ताकि ये चेक हो सके कि उसके अंदर किसी भी तरह के हार्मफुल मटेरियल के ट्रेसेस मौजूद ना रह जाएं। ठीक है, अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जब भी स्टैंडर्ड ओकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 मिल जाता है तो कस्टमर भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की डिमांड्स नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सर्टिफिकेशन से बेसिकली ये प्रूव हो रहा होता है कि हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर किसी तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो टेस्टिंग के ऊपर, थर्ड पार्टी टेस्टिंग के ऊपर हमें इतना ज़्यादा ख़ास पैसा नहीं लगाना पड़ता। वहीं पर अगर हम बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के दौरान क्या वो 100% हार्मफुल मटेरियल से फ्री हो जाएगा जिसके लिए हम ये टेस्टिंग करा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लाजमी ट्रेसेस थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन कितने रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए ये कैसे पता चलेगा, ये प्रोडक्ट के यूजेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट है जो कि स्किन से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए जो कि स्किन के लिए ख़तरनाक है। वहीं पर एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि स्किन के साथ इतना ज़्यादा टच नहीं हो रहा है तो उसके अंदर फिर भी थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई जा सकती है। तो उसी बेसिस पे, उसके यूजेज की बेसिस पे ये स्टैंडर्ड किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट को 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर रहा होता है। सबसे पहला प्रोडक्ट बेसिकली एक तरह के टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, वो वाले जो कि 3 साल से कम उम्र वाले बच्चों के इस्तेमाल में आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइजीन हाइजीन का ख्याल रखना होता है हमें बच्चों के केसेस में। तो इस तरह के जो हमारे पास क्लास 1 है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग की ज़रूरत होती है। वहीं पर अगर हम बात करें इस तरह के प्रोडक्ट्स की जिनका स्किन से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट बन रहा होता है, फॉर एग्जांपल शर्ट्स हो गई, अंडरगारमेंट्स हो गए, तो इनकी टेस्टिंग कंपैरेटिवली थोड़ी लीनियंसी दी जा सकती है। वहीं पर अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स हो गए जिनका स्किन से कांटेक्ट और कम है, जैसे कि जैकेट हो गई, जैसे कि स्वेटर हो गई, जो कि डायरेक्ट स्किन से कांटेक्ट में नहीं आ रही होती है, हम कपड़ों के ऊपर पहन रहे होते हैं इसको, तो उसके लिए लीनियंसी थोड़ी और ज़्यादा दी जा सकती है। वहीं पर अगर मैं डेकोरेटिव टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की बात करूं जिनका स्किन से कांटेक्ट बहुत रेयर होता है, बिल फर्ज अगर हम बात कर रहे हैं कर्टन्स की, तो दिन में आप
बहुत ज़्यादा दफ़ा कर्टन्स को हाथ नहीं लगा रहे होते, कारपेट्स की बात कर रहे हैं, फर्नीचर की बात कर रहे हैं, तो उसका स्किन से कांटेक्ट कंपैरेटिवली और कम हो जाता है, तो इसके केस में लीनियंसी और ज़्यादा होती है। तो इस बेसिस पे हम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उसको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे एवेल्यूएट किया जा सके। अच्छा, आजकल के दौर में एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लेबर्स का, अपना एम्प्लॉयज़ का कितना ख्याल रख रही है, उनके साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी के अंदर लेकर आ रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड जाती हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अब सोशल अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उसको इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड होता है, SA 8000। ठीक है, ये वो स्टैंडर्ड है जो कि सोशल अकाउंटेबिलिटी इवेल्युएट करने पर, अच्छी सोशल अकाउंटेबिलिटी अगर आपकी कंपनी में होगी और इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स पे पूरी उतर रही होगी कंपनी, तो ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसकी बेसिस पर भी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्थ होती है, आपको बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ये क्या क्या चीज़ें करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज कर रही होती है, इसको समझते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट चीज़ें सोशल एक्सेप्टेबल वर्क प्रैक्टिसेस डेवलप करने के लिए या मेंटेन करने के लिए इनकरेज कर रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, उसके अंदर तमाम ह्यूमन राइट्स इंक्लूड होंगे और डिफरेंट राइट्स ऑफ चाइल्ड इंक्लूड होंगे, इन केस अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से बच्चे एसोसिएटेड हैं, या फिर अगर कोई इन केस हमारे पास कोई चाइल्ड लेबर मौजूद है तो, और लेबर के राइट्स वहाँ पर हम उस चीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं या नहीं। ठीक है, सोशल अकाउंटेबिलिटी में किस किस चीज़ के लिए एक कंपनी को अकाउंटेबल होना पड़ता है, उस चीज़ को ज़रा समझते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, चाइल्ड लेबर। वैसे तो चाइल्ड लेबर मना है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ज़रूरतमंद है तो हमें देनी पड़ती है जॉब, और उसके लिए कम से कम भी एज कितनी अलाउ की जा सकती है, 15 की एज के बच्चे को आप जॉब दे सकते हैं। इससे ज़्यादा छोटा बच्चा होगा उसे आप जॉब नहीं देंगे। उसके अंदर भी फिर आपने उसके राइट्स का ख्याल रखना है, उसकी वेजेस का प्रॉपर ख्याल रखना है। ठीक है, 15 या 15 से ज़्यादा की एज। वहीं पर अगर हम बात करें कि फोर्स लेबर की, तो भाई लेबर से आपने फोर्सफुली कोई इस तरह का काम नहीं करवाना जो कि उसके लिए ख़तरनाक हो या फिर उसकी अपनी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा हमने ख्याल रखना है कि आप उससे फोर्सफुली कोई काम ना करा रहे हो। दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी। अब यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई इस तरह का हार्मफुल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें फ्यूम्स वगैरह कोई हार्मफुल किस्म की लिबरेट हो रही हैं वहाँ से, तो आपने उस चीज़ के लिए प्रॉपर अपने लेबर्स का ख्याल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, इन केस कोई हार्मफुल केमिकल्स वहाँ पे मौजूद हैं तो उसको ग्लव्स प्रोवाइड किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, उस वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट किस तरह का है, हाइजीनिक है या इनहाइजीनिक है, उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आता है। उसके अंदर भी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं हमारे पास। दूसरी चीज़ फिर हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर बंदा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या किसी पार्टी से या डिफरेंट किसी चीज़ से एसोसिएट हुआ हुआ होता है तो उसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जॉब नहीं दे रही होती, तो ये चीज़ बिल्कुल मना है। सर्टिफिकेशन में आपके पास कहीं से भी एसोसिएटेड बंदा आए उसे आपने जॉब देनी है, अनटिल और अनलेस वो कोई क्राइम कमिटिंग या कोई कल्ट ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो। ठीक है, वहाँ पर फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जेंडर की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे या रिलीजन की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके अंदर फ़र्क कर रहे हैं। एक रिलीजन वाले बंदे को हम बहुत ज़्यादा तरक्की दिए जा रहे हैं, दूसरे का हम उसके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से उसका कंपनी में रहना मुश्किल हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसकी बेसिस पे ये सर्टिफिकेशन कंपनी को एक तरह का कोटा सिस्टम जनरेट करने के लिए कहता है, जो कि हर तरह के लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, जो कि आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है करना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो एक और चीज़ है वो है डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस। डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस हैं यानी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कंपनी में कोई बंदा किसी चीज़ के केस में पकड़ा गया, हैरेसमेंट के केस में पकड़ा गया, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो अगर एक्शन नहीं होगा तो डिफरेंट तरह की केओटिक इन्वायरमेंट जनरेट हो सकती हैं, डिसिप्लिन वहाँ का ख़राब हो सकता है। तो आपने इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है जिसकी वजह से डिसिप्लिन मेंटेन रहे, डिसिप्लिन आउट ना हो, केओस क्रिएट ना हो कंपनी के अंदर। इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है हमने। फिर आ जाती है हमारे पास वर्क आवर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के अंदर पूरे हफ्ते में सातों के सातों दिन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज भी मौजूद हैं जहां पर हफ्ते में सातों के सातों दिन जाना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी आपने ख्याल रखना है कि हफ्ते में एक दिन का ऑफ लाजमी हो। पूरे हफ्ते में वर्क आवर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 48 आवर्स होने चाहिए। अब जाहिर है हफ्ते में एक दिन का ऑफ है, 6 दिन जा रहे हैं, 48 से अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक दिन के 8 वर्किंग आवर्स बनते हैं। 8 वर्किंग आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवर टाइम कुछ लोग लगा रहे होते हैं कंपनी में, तो जो ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, जो उसके आवर्स हैं हमारे पास कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 12 आवर्स ओवर टाइम दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा आपने लेबर्स को नहीं रोकना, वरना वो इस रूल की वायलेशन होगी। बिल्कुल इसी तरीके से फिर हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है कंपनसेशन का। अब हमारा लेबर हमारे लिए इतना काम कर रहा है, एम्प्लॉय इतना काम कर रहा है, तो उसकी वेजेस किस तरह की हैं? क्या उन वेजेस के अंदर उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं? यानी मिनिमम जो इसकी वेज है उसके लिहाज से यहाँ पर डिफरेंट तरह के पॉइंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को भी हमने पूरा करना होता है। उसकी वेज, दूसरी चीज़ डेजिग्नेशन के लिहाज से जो उसके ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जो उसकी एसओपीज़ हैं जिसको वो फॉलो कर रहा है, उसके लिहाज से वो जो वेज उसको मिल रही है वो सही है यानी सैलरी उस लिहाज से सही है यानी उस बंदे को समझ आ रही है। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट सिस्टम। इन सारी चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट करना है और हमारी मैनेजमेंट भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो चीज़ें कन्वे कर सके। मैनेजमेंट के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि इंटरनल पॉलिटिक्स हम लोग क्रिएट कर देते हैं कई दफ़ा किसी वर्क एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए मसला हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। और याद रखिएगा कि इस स्टैंडर्ड के लिए जो ऑडिट होता है उसमें लेबर्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। अगर लेबर्स का या एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे हमें पता चलता है कि ये सारे रूल्स वायलेट हो रहे हैं, तो उस केसेस में हमारा ये सर्टिफिकेशन का ऑडिट फेल भी हो सकता है, जिसके नतीजे में हमें ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।